बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया और आज ज़ेर हिरासत भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को दूसरी मरतबा कौंसलर रसाई दी गई। भारत के 2 सफारतकारों को बिला किसी रोक टोक के, बगैर किसी मदाखलत के उनसे मुलाकात तय करवाई गई दिन 3 बजे। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मौके पर उनका कहना था कि आला जो अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए जो भारत के साथ की डिमांड्स थी कि कोई मदाखलत ना हो। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी उनकी फैमिली के साथ तो शीशा था, वज़ीर ख़ारजा का कहना था, उस पर एतराज़ था, शीशा हटाया गया, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई और कहा कि आप मिल लें और जो इन्हें कौंसलर रसाई चाहिए थी वो इन्हें फराम की गई। लेकिन उन्होंने अपने बयान में एक इंकिशाफ किया कि ये सब कुछ करने के बावजूद जो 2 भारतीय सफारतकार इनसे मिलने आए थे, एक तो वो सहमे हुए थे और दुम दबा के भाग गए और कुलभूषण यादव उन्हें आवाज़ें लगाता रह गया। व्यूअर्स, ये आपके इल्म में है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हुआ था। इससे पहले भी इन्हें कौंसलर रसाई दी गई, इनकी फैमिली की भी मुलाकात कराई गई थी। एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की जानिब से गया, ये हमने आपको इसलिए क्योंकि आज दिन भर ये खबरों में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी न्यूज़। और एक अहम न्यूज़ भी है कि पाकिस्तान की बावजूद इसके कि भारत और मोदी सरकार के फाशिस्ट माइंडसेट के बावजूद इस खुले दिल का मुजाहरा किया गया। अगर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल की बात करें तो कराची में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जो है वो जेर बहस है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास किया जिसमें के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक मामला जेर गौर आए। ईसीसी ने सजेस्ट किया हुआ है कि जो बिजली के निर्ख हैं और जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन जिनको ये पहले इजाफा नहीं किया गया था नेपरा की जानिब से, जिस पे इतलाक नहीं हुआ था, ₹2.89 वो बढ़ाया जाए। लेकिन इजलास में फैसला किया गया कि आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा और मरलवार इसको बढ़ाया जाएगा। साथ में वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था कि लोड शेडिंग, जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, इसको जल्द इस जिनको काबू में लाया जाए। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ने भी इस सारे मामले का नोटिस लिया है और आज चेयरमैन नैब ने कराची नैब से कहा है कि के इलेक्ट्रिक के मामलात की छान पटक की जाए, 3 माह में इस मामले को जो तहकीक है इसको मुकम्मल किया जाए कि कराची के लोगों से जो ओवर बिलिंग के नाम पर पैसे हथियाने नहीं दिए जाएंगे। तो के इलेक्ट्रिक का मामला जेर बहस है। और दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए हवाबाजी में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो लेटर लिखा गया ओमान के डीजी को, सिविल एविएशन रेगुलेशंस को, उसका चर्चा रहा जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास जो लाइसेंसेज हैं वो मुस्तनद हैं। आपके इल्म में है कि एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत हादसा हुआ था, हवाई हादसा रमज़ान शरीफ में, जब लाहौर से कराची पीआई की परवाज़ जारी थी। उसकी फिर तफ्तीश और तहकीकात की बात हुई। 24 जून को जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने जहाँ बहुत से हक़ाइक़ बताए इसके बारे में कि ह्यूमन एरर था, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की जजमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वहाँ हमें यह भी बताया गया कि 262 पायलट्स के जो लाइसेंसेज हैं वो मशकूक हैं। तो ये मामला भी ज़ेर बहस है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ में ये भी आपको बताते चलें कि सिविल एविएशन की जानिब से मजीद इस हवाले से भी अपडेट आई है और उसमें बताया गया है कि ये सिर्फ ओमान की जानिब से नहीं बल्कि 10 ममालिक की जानिब से ये सवाल भेजा गया था, ये पूछा गया था पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से और 176 पाकिस्तानी पायलट्स के बारे में पूछा गया था। उन्हें जवाब में बताया गया कि 166 पायलट्स के जो लाइसेंसेज हैं वो मुस्तनद हैं, सिविल एविएशन की जानिब से जारी करना है और वह हवाबाजी के लिए बिल्कुल फिट हैं, जबकि जो 10 पायलट्स हैं उनके मामले की जो है वो छानबीन हो रही है। और जहां तक 262 पायलट के मशकूक होने की बात है, उसमें से काबीना में यह फैसला हुआ कि उसमें से 28 पायलट जो हैं उनके लाइसेंसेस मनसूख किए गए, उनको ग्राउंड किया गया है। तो ये अपडेट भी आपके सामने रखी। दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है शरीक गुफ्तगू आज के इस हमारे प्रोग्राम सच के साथ में। शानदाना गुलजार खान साहबा स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। आपका बहुत शुक्रिया शानदाना कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, उनके मरकजी रहनुमा जावेद अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया। आपकी इजाजत से जावेद अब्बासी साहब, अपोजिशन से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप कैसे देखते हैं एक अच्छा
जेस्चर्स पाकिस्तान ने शो किया। कुलभूषण यादव को दूसरी मर्तबा, चूंकि आप खुद भी लॉयर हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया था जिसमें उन्हें काउंसलर एक्सेस का कहा गया था, पाकिस्तान ने भारतीय जो रवैये हुकूमत का, उसके बावजूद तमाम वो सहूलियात दी गई और आज काउंसलर एक्सेस दी गई कुलभूषण यादव को। किस तरह देखते हैं इस हुकूमत के जेस्चर को जावेद भाई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिक्वायरमेंट थी कि जी में जब ये किया तो उन्होंने कहा नहीं एक्सेस की वजह से, फैसले की वजह से एक्सेस मुमकिन हो सकी, उन्होंने आज बात नहीं हो सकी, उन्होंने बहाना, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल से ही वही बात चल सके कि हम अपने दुश्मनों के साथ भी सलूक नहीं करते। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब, आप दोबारा आपसे कोशिश करते हैं। आपकी जरा ऑडियो में थोड़ी सी नॉइज आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है। ज़ाहिर बात है आप स्काइप पर हैं। शानदाना साहब, आपसे मैं यही सवाल कर लेता हूं। अच्छा है पाकिस्तान की तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा किया गया, अगरचे कोई उम्मीद हम ना रखें कि नरेंद्र मोदी सरकार से भी हमें कोई ऐसी रेसिप्रोकेशन मिलेगी पाकिस्तान को किसी भी मामले में, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ICJ के फैसले को सामने रखते हुए आज उन्हें काउंसलर एक्सेस दी गई। शुक्रिया अनवर साहब। देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि स्पेसिफिकली आपने पूछा पाकिस्तान के जेस्चर के बारे में। देखिए, ये हुकूमत जब से आई है, आपको याद है कि हमारी पहली सफारती विजिट शाह महमूद साहब ने अफगानिस्तान की और दूसरी भी जी। प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाने से पहले ये बात कह दी थी कि कश्मीर का इशू है वो रीजन को डिस्टेबलाइज करे, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं और कश्मीर के मसले को हल करना है। हम इसको मसले कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, जंग कश्मीर नहीं है। जो कश्मीर के लोगों ने तकलीफ उठाई है वो उठा भी रहे हैं। उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन के बाद से उनका तो पहला बेचारों का लॉकडाउन था, लेकिन मुसीबत यह है कि आते हमने मोदी साहब की खराब की। एक बंदा है, उसका नाम है बुचर ऑफ गुजरात जी। वो चीफ मिनिस्टर गुजरात होता है और उसको वीज़ा नहीं मिलता अमेरिका जाने का। हिम्मत होती है कि आप इंडिया जैसे मुल्क के चीफ मिनिस्टर हो किसी सूबे के, सबसे प्रॉस्परस सूबे, और आपको क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड खराब है। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उनको शादियों पे बुलाते हैं। हमने खुद मोदी सरकार की आदतें खराब की हैं। इंडिया को बुरा कहना एक बात है, उनसे हमारे सफारती मसले हैं, लेकिन मोदी साहब को आप किसी भी मतलब सोच में, लिहाज में, फिलॉसफी में आप पीसनिक या सेंसिबल इंसान, एक ठीक है बिजनेस ओरिएंटेड आदमी But he happens to be the Prime Minister of India. Absolutely, क्योंकि लोग देखिए सारी दुनिया में लोग समझे थे कि क्योंकि इकोनॉमिक मिरेकल उन्होंने गुजरात में किया, ये इंडिया में करेंगे। आज क्या हाल है इंडिया का? IMF कहता है कि 7% उन्होंने अपना GDP बताया, 4.8 भी नहीं था उनका। जो आदमी इनोसेंट मुसलमानों को, इनोसेंट इंडियंस को, छोड़े के मुसलमान है कि नहीं है, एक सेक्युलर मुल्क इनोसेंट इंडियंस को मरवा सकता है, तो वो GDP पे झूठ बोलने का उनको क्या है? इशू ये है कि हम वो कोशिश करें, वी आर ट्राइंग टू बी दैट मॉडल कंट्री कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है 72 साल से, हर महाज पे हो रही है, शहादतें हो रही है, लेकिन हम छोटा मुल्क होते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूले, जिम्मेदारियां नहीं भूले। और इसकी पजीराई होगी ये जो हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो रही है। अनवर साहब, पहली दफा यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दी है कश्मीर के मामले पे। कश्मीर को हमेशा टेररिज्म से मुशाबिहत दी जाती थी, पहली दफा कश्मीर की ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाई गई है। एमनेस्टी की बथेरी रिपोर्ट्स पड़ी हुई, कोई वो नहीं पढ़ता था, ना EU ना अमेरिका। पहली दफा अमेरिका के पार्लियामेंट से भी आवाजें निकली, कांग्रेस से, EU से भी। मतलब वो टाइड शिफ्ट हो गई है पाकिस्तान के हक में। जी जावेद भाई साहब, अब आपकी आवाज जो है हम उम्मीद करेंगे क्लियर होगी। जी बताइएगा, आप बात कर रहे थे शानदाना की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे? जी अबाई साहब, अबाई साहब से हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। चलिए हम वी मूव ऑन टू जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसकी तरफ आते हैं। हम कोशिश करते हैं जावेद अबाई साहब को टेलीफोन लाइन पे ले लें सादा तरीके से, स्काइप की जगह। हम अब जरा थोड़ा सा आते हैं जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं हमारे। के इलेक्ट्रिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये जाहिर सी बात है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक निजी कंपनी है, लेकिन नेपरा जो है वो एक रेगुलेटर है जी। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजलास किया और इसमें ज़ाहिर बात है आपके कोलिशन पार्टनर NPM, उनको भी रिजर्वेशन है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कौमी असम्बली में स्पीचेस हुई। जो आलमगीर महसूद साहब हैं वो तो वांटेड का उन्होंने जो पोस्टर है वो भी कराची की मुख्तलिफ वॉल्स पे लगाया हुआ है कि ये मुनिस अलवी साहब जो CEO हैं
के इलेक्ट्रिक के, उनकी तलाश जारी है। जानने में चाह रहा हूं कि अब किस तरह इस मामले को देखा जाएगा। उन्होंने टैरिफ रेस का तकाजा किया है, टैरिफ रेस एक जगह, लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात चल रहे हैं, कराची में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कैसे सारे मामले को टैकल किया जाना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स और लोग हैं वो इस हब्स के मौसम में गर्मी के अजाब से बच सकें। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें अनवार साहब, ये है अप्रैल 2018 की न्यूज़, मतलब पीटीआई की हुकूमत के आने से पहले की न्यूज़ है, द न्यूज़ इंटरनेशनल। अच्छा, ख़त है मिनिस्टर साहब अवैस लगारी साहब का जी, लिखते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक being a power entity supplying electricity on commercial basis and the recent energy crisis being faced by Karachi in the form of load shedding is the result of mismanagement, systemic inefficiencies and commercial mishandling by K Electric. नून की हुकूमत का खत है। इसका मतलब क्या हुआ जी, 2005 में जो KESC होता था उसकी प्राइवेटाइजेशन होती है, लेकिन उसको मुकम्मल होने में 3 मजीद साल लगते हैं। 2008 में ये पूरी हुई, इसका नाम KE बन गया, के इलेक्ट्रिक जी। अच्छा, ये बेच दी गई और किस तरह बेची गई? सब्सिडी के साथ। यानी कि मैं आपको तोहफा, आपको मैं कुछ चीज बेच रही हूँ और साथ में एक फ्री गाड़ी भी दे रही हूँ कि भाई ये ले लो। पता नहीं क्या कमजोरियां थी इसके इलेक्ट्रिक में। अच्छा जी। इसके शेयर्स जो थे ओपन मार्केट में 7 रुपए पे ट्रेड हो रहे थे, हमने उसकी कीमत लगाई 1.5 रुपया। ये किसने किया? आपने एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट एंटिटी को मजीद इनएफिशिएंट कर दिया। हुकूमत की तो ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेप होती है। आपने प्राइवेटाइजेशन का तो मतलब ही है कि आप उसको बेकार या स्लो सिस्टम से निकाल के बेहतर सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, हाथ बदलते हैं, कहीं और ये चली जाती है। कभी इनसे ये नहीं पूछा गया कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी थी वो आपने की। ठीक है, नेपरा रेगुलेटर है, ठीक है। रेगुलेटर क्या होता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन आपके आइन में 18वीं तरमीम के बाद ये क्लियर हो गया। पेमरा हो गया, नेपरा हो गया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, कंपटीशन कमीशन, जितने रेगुलेटेड थे सारे फेडरल होंगे। लेकिन शायद अब सवाल ये अप्रैल 2018 का होता है, फिर मैं जावेद भाई साहब को जाऊंगा, लेकिन अब तो जुलाई 2020 है ना। मैं बिल्कुल किसी फरमा रही हूँ, हमारी हुकूमत बिल्कुल इनएफिशिएंट है, अभी भी इनएफिशिएंट है 2 इयर्स डाउन द लाइन। अब जब इस साल लोड शेडिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? जब उनसे देखा KE इज इनकेपेबल, वो बिजली बना ही नहीं पा रहा है जो सिंध को चाहिए। कराची तो दूर की बात है, नहीं बना। देखिए, मेपको हेस्को हो गया, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे में आप डाल देना, वो तो डिस्कोस तो हमारे पास, फेडरेशन के पास। ये तो सिटी ऑफ कराची के पास के इलेक्ट्रिक है। जब एक प्राइवेट कंपनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो रेगुलेटर तो बिल्कुल इसके सर पे बैठा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब जाके वजीर आजम एक प्राइवेट कंपनी के बोर्ड पे जाके बैठे और कहें कि जो तुम लोग काम ठीक करो। क्या किया जाए? अब जो किया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि उनको बिजली नहीं, के कराची को बिजली नहीं मिल रही, तो आज हमने जो ECC का फैसला था कि आपने 2.5 रुपए यूनिट बढ़ाना था बिजली का, वो नहीं बढ़ाया। KE डाल रही थी ब्लेम जी कि हमें सप्लाई नहीं मिल रहा गैस और ऑयल का। वो कंपनी कहती जी अब अपने पैसे ही नहीं दे रहे, आपको हम कितनी गैस और, ये आप आर्टिकल देख लें आज का। चले जावेद भाई साहब, क्योंकि बड़ी देर से वेट करें, बहुत माजरत। जावेद भाई साहब बताइएगा, ये अब हम जरा आगे हैं के इलेक्ट्रिक के इशू पर, आपकी क्या राय है? ये इसको निचकारी इसकी की गई थी, आप लोग का 5 साल का भी दौरे हुकूमत रहा, शानाना की आपने गुफ्तगू सुनी, अवैस लगारी साहब जो आपके वजीर थे उन्होंने भी इसकी इनएफिशिएंसी की बात की थी। जी भाई साहब से राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा, तो हम दोबारा फिर शानाना साहब से पूछेंगे। आज पीटीआई का मौकफ सुने। आज एक्सक्लूसिवली पीटीआई का मौकफ जा रहा है। मेरे ख्याल में स्काइप से हटा के इनको अगर टेलीफोन लाइन पे एक्सक्लूसिव ले लें तो फिर एक ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम कोशिश करते हैं इस दौरान जावेद भाई साहब को भी ऑन बोर्ड करें ताकि उनका मौकफ भी आ जाए। एक छोटा सा वक्त के बाद दोबारा लौट केंगे, हमारे साथ रहिए। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है। कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये जहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया। जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा।
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अवाम के वोट की ताकत ही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। मैं तो औखी सौखी होके कर लूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तहजीब तुम्हारे नेड़े से नहीं। बड़ी आपा जी सलाम। क्या आप बक रहे हो? मूंछों वाली आपा जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर घास वाले मैदान। अब बोल। ये आपकी सारी बातें नहीं नकली है, बाल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली। वेलकम बैक व्यूअर्स। अनफॉर्चुनेटली बैरिस्टर जावेद अबाई साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। अगर वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आप काइंडली ज़रा फ़ोन पिकअप कर लें, लेकिन शानदार से ताकि आपका मौक़िफ़ आ जाए हम लेना चाह रहे थे आपको। माजरत अगर आपको कोई दिक्कत हुई है। शानदार साहब की इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप इस बात को कंप्लीट कीजिएगा कि ज़ाहिर बात है अप्रैल 2018 में भी यही हालात थे। अब आपने बताया है कि वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। आज इस हवाले से इजलास हुआ है, ₹2.89 जो उन्होंने ECC ने कहा था वो नहीं बढ़ाए गए ताकि लोगों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। अब क्या तय हुआ है कि ये असद उमर साहब के, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स उनके इंटरव्यूज़ चला रहा है जो उन्होंने कहा था गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या टेक अवे हो अगर ये कराची के लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं कि अब वहाँ पर क्या फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में कि एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी? एलानिया अगर होती भी है तो उसका एक वक्त मुकर्रर होगा, गैर एलानिया नहीं होगी। जी देखिए, पहला फैसला ये हुआ वफाकी हुकूमत ने किया जो के इलेक्ट्रिक कैरी के जी लोग बिल नहीं देते हैं। पहले उन्होंने ये कहा क्योंकि बिल नहीं दे रहे हैं तो हम रिकवरी नहीं हो रही तो हम बिजली नहीं बना सकते। माजरत के साथ डॉक्टर मुसद्दिक साहब ऑनलाइन आ गए हैं, जी, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश आपने वक्त दिया, शानदाना हमारे साथ मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि आप खुद भी केयर टेकर एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको बेहतर इसका पर्सपेक्टिव मालूम होगा। वो बता रही हैं कि के इलेक्ट्रिक के मामला पहले से ही बिगड़े हुए थे और अप्रैल 2018 का भी तस्करा कर रही हैं अवैस लगारी साहब के लेटर का, जिसमें उन्होंने इनएफिशिएंसी की बात की थी के इलेक्ट्रिक को। आपसे मैं जानना चाहूंगा इसका हल क्या आप सजेस्ट करते हैं? आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में इजलास हुआ, ₹2.89 जो बढ़ाने की बात हुई थी टैरिफ, वो नहीं बढ़ाई गई। किस तरह इसको हैंडल इफेक्टिवली किया जा सकता है के इलेक्ट्रिक के मामला को? मुसद्दिक मलिक साहब। देखिए मेरे ख्याल में तो हुकूमत को के इलेक्ट्रिक के साथ टफ स्टांस लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जो स्टिपुलेशन थी मुआहदे की, जो एक दफा एक्सटेंड हुई है मेरे ख्याल में 2013 में अबूरी हुकूमत से जरा पहले आखिरी दिनों में एक्सटेंड हुई थी 5 या 5.5 साल के लिए, वो स्टिपुलेशन खत्म हो चुकी हैं। अब इस हुकूमत को आए 2 साल हो गए और मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनके कॉन्ट्रैक्ट की नौयत क्या है। क्या इस हुकूमत ने उन स्टिपुलेशंस के लिए, यानी के इलेक्ट्रिक ने जो वादा किया था कि वो अपनी बिजली बनाएंगे और इतनी बिजली बनाएंगे जो कराची की ज़रूरियात बगैर फेडरल हुकूमत की सपोर्ट के वो पूरी करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये कि वो तरसील का निज़ाम जो है उसको ऐसा बनाएंगे जिसके लिए वफाकी हुकूमत की तरसील की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तरसील भी उनको दे दी गई थी। और तकसीम के लिए, यानी कराची के अंदर तकसीम करने के लिए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे कराची के लोगों के लिए सहूलत पैदा होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि इस हुकूमत ने उसको रिवाइज करना था, उसको रिवाइज किया है, वो एक्सटेंड हुआ है, या के इलेक्ट्रिक पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन में है। अगर के इलेक्ट्रिक उसकी वायलेशन में है, जो मेरा शक है, शंदाना साहबा को ज्यादा बेहतर पता होगा कि के इलेक्ट्रिक उन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वायलेशन में है, तो मैं समझता हूँ हुकूमत जो है 25% बोर्ड जो है के इलेक्ट्रिक का, उसमें हुकूमत की मौजूदगी है। अच्छा। हुकूमत के पास वैसे भी रेगुलेटर के जरिए एक गोल्डन शेयर होता है कि अगर आप वायलेट कर रहे हो तमाम तर कंट्रैक्चुअल अपनी ऑब्लिगेशंस, तो हुकूमत मजबूर कर सकती है, जिसकी एक्सट्रीम फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स भी हैं। मगर मुझे नहीं मालूम, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत फौरी तौर पे कंट्रैक्चुअल कैंसिलेशन जो है उसकी तरफ चली आप एक टफ स्टांस ले। जी, अगर हुकूमत, देखिए 2 चीजें, एक तो हुकूमत को टफ स्टांस लेना चाहिए, दूसरे अगरचे ये बाकी पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी मेरे ख्याल में, लेकिन इस वक्त हम 1400 1450 मेगावाट के 2 कोल के कारखाने हैं जो कराची में मौजूद हैं, जो पोर्ट कासिम पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वक्त के लिए हुकूमत को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, अगरचे उससे के इलेक्ट्रिक को ज्यादा फायदा होगा मगर लोगों को भी सहूलत मिलेगी कि वो बिजली जो है जो कराची के अंदर पैदा हो रही है, जिसके लिए तरसीली निज़ाम की जरूरत नहीं है, उसके 2-3 बाईपैसेज हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें, उन बाईपैसेज को इस्तेमाल करते हुए वो बिजली के इलेक्ट्रिक को दी जाए, मगर के इलेक्ट्रिक को चार्ज किया जाए उसके अगेंस्ट, ताकि हुकूमत को उसका नुकसान ना हो। चले और जी मेरे साथ ही रहेगा आप। जी आप बात मुकम्मल कर लीजिए, बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं आप अगर आप कोई बात करनी है तो आप कर लीजिए। जी मैं शानदाना साहब बस सामने ये नुकता रखता हूँ जो आप मेरे साथ ही रहेगा। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने जो हल बताया, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, के एक तो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बताइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट की वक्त क्या सूरत हाल, और उन्होंने जो इस दौरान जो बिजली की कमी है, उनका कराची में जो 2 कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। देखें हुकूमत के पास रिजॉल्व द इशू, देखें सारे ऑप्शंस, हम कहते हैं ना ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, वो इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको जो आज हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफर किए कि जो के इलेक्ट्रिक की शॉर्टफॉल आ रही है वो फेडरल गवर्नमेंट पूरी करने को तैयार है। आज ही के इलेक्ट्रिक से उनके तर्जुमान की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि उनकी जो पुरानी स्टेटमेंट थी कि हमें नहीं मिला ऑयल और गैस, उसके लिए के इलेक्ट्रिक के लिए वो गलत था, हमें मिल चुका है। उनकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। ठीक, तो जिस तरह मुसद्दिक साहब ने कहा कि हुकूमत अगर चाहे टफ स्टांस लेना, लेकिन वो टफ स्टांस किसके खिलाफ आएगा? लोगों के खिलाफ अगर उस पर जरा भी असर पड़ता है, वो हुकूमत वक्त की कोई पसंदीदा एक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप टैरिफ करते हैं जो बाकी मुल्क के टैरिफ टफ स्टांस ये लें कि उन्होंने जो कमिटमेंट की है कराची के लोगों को बिजली दे। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए हमारी सारी पीपल आर सफरिंग ना। अनवर साहब, ये बहुत अजीब सी पेचीदा सी चीज़ है, बट अगर मैं आपके टीवी प्रोग्राम के तवसत से लोगों को समझा सकूं, सना सफीनाज एक कपड़ों की दुकान है, एक खवातीन ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट जाके, क्योंकि सना सफीनाज कपड़ा नहीं सप्लाई कर किए पा रहा, क्योंकि वो पब्लिक गुड नहीं है, वो तो एक प्राइवेट गुड है ना, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि सना सफीनाज सब जानते हैं। आप
हुकूमत वक्त होके एक प्राइवेट कंपनी में जाके पब्लिक को सप्लाई करना शुरू कर दे। आप लोगों के हैं ना इसमें। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस रनिंग अ बिजनेस, बेशक because if the business is not run properly, the government has to absolutely put in. नहीं absolutely government will, और government ने ऑफर इसीलिए तो की है कि के इलेक्ट्रिक को बिजली सप्लाई करने को तैयार है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेशन पे जाएंगे, क्या वो उनकी इनएबिलिटी को पकड़ेंगे, क्या उनको फाइन करेंगे? ये सेकंड ऑप्शन है। पहले लोगों को रिलीफ देना है, लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि ये IMF का भी, ADB, वर्ल्ड बैंक, तीनों के आज आर्टिकल्स आए हुए हैं कि KE was Pakistan's spectacular failure, स्पेक्टेकुलर फेलियर। अगर आप मुझे एक सेकंड दे दें, मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़ के सुना दूं कि हुआ क्या इसमें, एक सेकंड के लिए। पाकिस्तान में जी आपको जहां माफिया नजर आएगा ना या अशराफिया, वहां पे चोरी का एक जरूर बीज होगा। माफिया और अशराफिया दोनों होगा। मैं डॉक्टर मुसद्दक साहब के सामने रख देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये माफिया और अशराफिया, मैं चाहूंगा इसी के साथ क्लब कर देते हैं कि जो PIA की इंक्वायरी हुई थी, जो बदकिस्मत त्यारे की, उसके जो मामलात हैं वो भी आज जेर बहस रहे, चाहे वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है हवाबाजी की या कौमी असम्बली की। सर, ये माफिया और अशराफिया का कैसे मुकाबला किया जाए? हुकूमत का तो ये नुक्ता है कि ये माफिया अशराफिया जो है ये सिस्टम को अंदर से इम्प्लोड कर रहे हैं। आपकी क्या राय? आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, कुछ चीजें में मैंने अभी आपको बड़ा एक फेयर ओपिनियन देने की कोशिश की है, लेकिन दो चीजें मैं इजाफी कहूंगा। एक तो ये है कि हुकूमत ने अब तेल दिया है और गैस दी है, लेकिन हुकूमत ने पहले तेल और गैस नहीं दी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस पहले पैदा हुआ है। और ये एक खत की शक्ल में, ऐसा नहीं, मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा, ये एक सारी कम्युनिकेशन जो है वो मौजूद है। इस वजह से ये कहना कि ये बात गलत है, वो गलत है। हाँ, ये कि अब हुकूमत ने तेल दे दिया है और अब हुकूमत ने गैस दे दी है, ये बात ठीक है। जिस वक्त उनको तेल की जरूरत थी, उस वक्त हुकूमत ने ना सिर्फ उनको मना किया था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो तेल खरीदने वाली कंपनियां, उनको खत की शक्ल में कहा था, जब बैनुल अक़वामी सतह पे फ्यूचर्स तेल के नेगेटिव हुए थे कि आप तेल मत खरीदिए। और उसकी वजह से एक बहरान पैदा हुआ जो आपको पेट्रोल पंपों पे भी नजर आया और के इलेक्ट्रिक में भी नजर आया। ये बात शंदाना साहिबा की सही है कि अब हुकूमत ने वो पाबंदी उठा ली है और अब वो तेल की जो फराहमी है वो अब ठीक हो गई है, ये बात ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ माफिया के अलावा, देखिए सुनिए, वो ये है कि वो एक एक्चुअल कंट्रैक्चुअल वायलेशन में है। ये सनासफी नाज नहीं है। शंदाना साहिबा ने कहा भी है कि वो सनासफी नाज नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि उस एग्जाम्पल से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये पब्लिक गुड है जिसके अंदर उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स प्राइवेटाइजेशन के वक्त सेटल किए थे। यानी अगर आप पाकिस्तान की पानी की तकसीम का प्राइवेटाइज कर दें यूटिलिटी को, या आप पाकिस्तान की बिजली की फरहमी को प्राइवेटाइज कर दें, तो लोगों के जो हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं, उनको कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर की बेशक हो वो पामाल नहीं कर सकती। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो पामाल कर रही है, कंट्रैक्चुअल वायलेशंस कर रही है। और इस वक्त हुकूमत को उनको बिजली देनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो, मगर वो जो नफा कमा रहे हैं अपनी बुक्स के ऊपर, वो नफा हुकूमत के पास आना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज ऑफ दी कंट्रैक्चुअल ब्रीच, ताकि हुकूमत को फायदा हो वो बिजली उनको देने से। जिस तरह हुकूमत ने आज कहा है कि हम आपको ये 2 रुपए इजाफी कीमत जो बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ हुकूमत को उनकी बैलेंस शीट से ये 2.5 रुपए या 2 रुपए एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, ताकि हुकूमत को नुकसान ना हो लेकिन लोगों के ऊपर ये बोझ ना पड़े, ये कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बोझ आए। बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ वायलेशन की है बल्कि माना है। यानी के इलेक्ट्रिक ने अपने पिछले 2 दिनों में जो उन्होंने प्रेस टॉक्स किए, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, हम बिजली नहीं पैदा कर सके, हम तस्कील का निजाम नहीं दुरुस्त कर सके। तो उसकी जो सजा है वो कंपनी को जो पैसे कमाती है उसको मिलनी चाहिए, हुकूमत को नहीं मिलनी चाहिए, ना लोगों को मिलनी चाहिए। तो अगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी तो फिर देखिए, हम अगर कहेंगे कि आप माफिया का हिस्सा हैं तो मुनासिब नहीं होगा। इसलिए से मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि अगर आप ये 2 रुपए हुकूमत की बैलेंस शीट पर रख लें और के इलेक्ट्रिक को फायदा हो जाए, तो मैं ये कहूंगा, मैं अर्ज करूंगा कि ये नुकसान ना गवर्नमेंट की एक्सचेकर को पहुंचाया जाए ना आवाम को। सर, इस पे शानदार साहब ये जो साहिब राय दी है, वैसे मुसद्दिक साहब की ये राय एज आई सेड सारी ऑप्शंस टेबल पे हैं और हो सकता है हुकूमत इस तरफ जाए। लेकिन देखिए, मैं जिस पे बात करी थी वो माफिया की सीड्स की जो मैं बात कर रही थी ना, कि बीच 3 चीजें जरूर थोड़ा सा मुसद्दिक साहब को माजरत के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। पहला ये
देयर वर नो कंडीशंस। जब आपकी एससी की प्राइवेटाइजेशन करी थी, कोई कंडीशंस नहीं इम्पोज की उसकी पोस्ट प्राइवेटाइजेशन परफॉर्मेंस पे, उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। दूसरा, मैंने पहले बताया, दोबारा बताती हूँ, जरा नंबर सिर्फ देख लें। गवर्नमेंट ने जब इसके 73% शेयर बेचे थे 15.5 अरब रुपए पे। अच्छा, प्राइस क्या थी शेयर की? 1.5 रुपया। मार्केट में क्या शेयर थी? 7 रुपया फी शेयर। वो 5-6 रुपया किधर गया? और ये नुकसान किसका हुआ? अवाम का। आप जब बुनियाद ये रखेंगे ना, वो मस्जिद टूटेगी, चाहे वो मस्जिद आपने बनाई हो। अच्छा, और तीसरी चीज इन्होंने क्या किया? 57 बिलियन निशानदेही है इसका हल। लोग तो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन सिर्फ हल देखें। जब आप प्राइवेट कंपनी को टैक्स पेयर का पैसे दे के उनके भर देते हैं कॉफर्स, वो तो उन पैसों के आदी हो जाते हैं। वो क्यों परफॉर्मेंस करें? जब आप उनके बैड डेट्स भी खरीद लें, उनके खराब कर्जी भी खरीद लें, उनके मसले भी आप खरीद लें कि जी आप परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस कंडीशन भी ना हो। तीसरी चीज, मेरे पास वक्त है, मैं चाहूंगा पायलट्स का इशू भी प्राइवेट जी पायलट्स का जो इशू, मैं मुसद्दिक साहब आ रहा हूं आपके पास। पायलट्स का इशू भी यही है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है डीजीसीए से, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन वहां पे भी देखेंगे ये जो एक स्ट्रीम गुजरी ना पाकिस्तानी हुकूमती फैसलों की पिछले 40 साल एक, 10 साल एक, वो तमाम इरेगुलरिटी से भरी हुई है। प्यार से, नेकनियती से फैसले हमने सारे गलत किए। नियतें बेशक हमारी बड़ी अच्छी नियतें हुई हों, फैसले हमने कानून की खिलाफ वर्जी या कानून को थोड़ा सा धक्का देते हुए थोड़ा स्ट्रेच हुआ। हैंडलिंग ठीक है आप लोगों की? ये जो अब बात आ रही है डीजी सिविल एविएशन का जो लेटर आया और जो वज़ीर हवाबाजी का बयान था, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि उस जमाने में इस जमाने की बात करें, मैं जी इसी जमाने की बात करूँ कि हो नहीं सकता कि दरख्त का बीज आप 20 साल पहले लगाएं और आज दरख्त की जगह वहां पे घर उग जाए। ये मुसद्दिक साहब आर्गुमेंट है कि ये जो सियाक और सबाक जो माजी है उससे हट के नहीं मौजूदा सूरत को परखा जा सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? पीआईए में पायलट जो है वो ऐसे बशकूक लाइसेंसेस के साथ भर्ती किए गए और मुशाहिदुल्लाह साहब की एग्जांपल देते हैं कि उनकी फैमिली इसमें मौजूद थी। एक मिनट ठहर जाइए। जी। पहली बात तो ये कि मैं तो बड़ी एक फेयर कॉन्वर्सेशन शंदाना साहिबा से करने की कोशिश कर रहा था, मगर अगर ये फेयर कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती तो ये इनकी बिल्कुल मर्जी है। पहली बात तो ये है कि जो ये बात कह रही है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि कोई स्टिपुलेशन नहीं थी, और ये लॉयर हैं और इनको मालूम है ये बात के स्टिपुलेशंस थी। पावर जनरेशन की स्टिपुलेशंस क्लियरली लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में। ये परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको पीटीआई के 65% जो इस वक्त वजीर हैं वो उस जमाने के वजीर हैं, परवेज मुशर्रफ की पार्टी के। ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। जो ये बात कर रही हैं कि स्टिपुलेशंस नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट, जी मैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ले आइए, मेरे पास भी उसकी कॉपी कहीं मेरे पास रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देती हूं, आप देख लें। जी आप रिपोर्ट नहीं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे देता हूँ जिसमें इन्होंने बिजली बनानी थी। वो स्टिपुलेशन है प्राइवेटाइजेशन की कि ये इतने बिजली के कारखाने लगाएंगे और ये भी है उसके अंदर किस फ्यूल सोर्स के ऊपर लगाएंगे। तो वो स्टिपुलेशन जब वो पूरी नहीं करते और उसको वायलेट करते हैं तो हुकूमत के पास हक आ जाता है। नहीं, मेरी बात अब कर लेने देना। तो ये उनके पास, हुकूमत के पास हक आ जाता है कि हुकूमत उनको कॉल करे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाना था कराची के लोगों के लिए क्यों नहीं लगाया। अब अगर इस वक्त मैं कहूँ जिस तरह ये बात कर रही हैं कि क्योंकि वो इनके सबसे बड़े फंडर हैं और इनके सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं, और जब वो अरेस्ट हुए हैं तो सबसे पहला फोन कॉल उन्होंने इमरान खान को किया, इस वजह से ये कह रही हैं कि सना सफी नाज के बिजनेस में हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ एक अनफेयर सी बात शुरू हो जाएगी। चलिए ये तो हो गई बात। मैं ये चाहता हूँ कि कराची के लोगों के मुफादात के अंदर हम एक फेयर कॉन्वर्सेशन करें, और अगर एक पार्टी ने वायलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट तो प्यूनिटिव मेजर्स उसके ऊपर अप्रोप्रिएट करें। क्योंकि ये जो भी उसकी शेयर होल्डिंग वैल्यू है, ये 2 मरतबा कॉन्ट्रैक्ट, एक दफा बना है परवेज मुशर्रफ के जमाने में और एक दफा रिन्यू हुआ है पिछली हुकूमत, हमारी हुकूमत से एक हुकूमत पहले में। मगर अब इस हुकूमत के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है जिसमें तमाम वो स्टिपुलेशंस हैं। पीआईए के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये अब खुद इन्होंने आज जो लेटर लिखा है उसकी लाइन मेरे सामने नहीं है, आपके पास है तो पढ़ दीजिए, जिसमें उन्होंने लिख के भेजा है कि कोई भी हमारा जो लाइसेंस है वो इलीगल नहीं है। कोई भी लाइसेंस, हम उसको देख तो रहे हैं, लेकिन बाकायदा आज जो उन्होंने रिपोर्ट लिख के, जो खत लिख के भेजा, उसके अंदर क्लियर लाइन के अंदर अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है कि कोई लाइसेंस हमारा जाली नहीं। लेकिन मुसद्दिक साहब कतई क्लामिकली माजरत सिविल एविएशन की अभी आई हुई है, उसमें लिखा 28 पायलट्स के जो लाइसेंसेज हैं वो मनसूख किए गए और उनको फ्लाइंग से हटा दिया गया है। जी, अब आप मुझे बताइए, इनमें से तीनों में से बताइए कौन सी बात सच्ची है? यानी वो बात सच्ची है जो की थी हवाबाजी के वजीर ने, वो बात सच्ची है जो सिविल एविएशन ने खत में लिख के एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट को भेजा है खत
या वो बात सच्ची है जो अभी आप बता रहे हैं? जी, जो आज इनका ही आया है, सिविल एविएशन वालों ने ट्वीट किया है जी। खत भी तो आज ही सामने आया है। जी जी जी। खत कौन सा कोई 8 साल पुराना है? जी जी, आज कल आया है जी, कल लिखा। तो परसों वजीर ने कहा गड़बड़ है, कल खत में कहा कोई नहीं है, आज कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया। आप किस बात को मानेंगे? जो लोग सस्पेंडेड हैं, जिनके इर्रेगुलरिटीज हैं, उन इर्रेगुलरिटीज को बिल्कुल ठीक करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो आपको पता है लड़ भी पड़ा था और मैंने हुकूमत को सपोर्ट किया था टीवी पे कि इन्वेस्टिगेशन हर सूरत होनी चाहिए जिसमें लोगों की जानो माल जो है वो उसका तहफ्फुज कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल बातें करनी, ऐसी बात करनी जिससे हमारी पूरी एयरलाइन ग्राउंड हो जाए पूरी दुनिया में, इथियोपिया में, अमेरिका में, यूरोप में, और दिवालिया हो जाए PIA का, मैं समझता हूँ हमें मतानत से गुफ्तगू करनी चाहिए। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कीजिए। जो लोग मूरद इल्जाम है उनको बेशक सजा दीजिए, मगर ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसके नतीजे के अंदर पूरी PIA बैठ जाए और तमाम एयरलाइन जो है वो ग्राउंड हो जाए। जो आपके इर्रेगुलर लाइसेंसेस से आप खामोशी से इन्वेस्टिगेट करें, ग्राउंड करें, उनको बेशक 10-10 साल सजा दें अगर वो जाली लाइसेंसेस हैं। जी, मेरे साथ रहेगा मुसद्दिक साहब। आपने हम लोग तो उठाए इसका भी जवाब। वो कह रहे हैं ये जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट से कंफ्यूजन फैल रही है और PIA की साख को नुकसान हो रहा है। कंफ्यूजन में देखे अपोजिशन का फेवरेट अंग्रेजी लफ्ज है, पैंडेमिक में भी कंफ्यूजन है, PIA में भी कंफ्यूजन है। देखिए, मैं पहले जरा अपनी बात जरा दोबारा दोहरा दूं के हवाले से, फिर इस पे आती हूँ PIA पे। ये ऑन रिकॉर्ड है, काइंडली आप चेक कर लीजिएगा कि देयर इज जनरल कंसेंसस। और ये रिपोर्ट आप ये रिपोर्ट मैं आपको भेज देती हूँ। देयर इज नो कंडीशनैलिटी ऑन पोस्ट प्राइवेटाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ के। ये मैं आपको इन राइटिंग दे दी तो काइंडली देखिएगा। पहली बात। दूसरी बात, PIA वाली बात, ये कंट्रैक्चुअल वायलेशन है जी, एब्सोल्युटली है कंट्रैक्चुअल वायलेशन सर। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, आप वकील हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा सर, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। बट चलें, इसमें क्यों बहस कर रहे हैं? PIA अच्छा जी। अब PIA का सर क्या हुआ है? देखिए, मुसद्दिक साहब की मैं इज्जत करती हूँ, एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, टेक्नोक्रेट भी रहे एक ज़माने में। बहरीन में उन्होंने सर्विसेज सेक्टर में काम किया। इनको मुझसे ये ज़्यादा पता है कि अगर बहरीन में ये होता और पाकिस्तान में ना होता, वहाँ पे सर कटते हैं लोगों के जब आप झूठ बोलें, गलत काम करें और उस पर फिर पर्दा डालें। ये है पुराना पाकिस्तान। मैं मुसद्दिक साहब की बात नहीं कर रही, ये पुराने पाकिस्तान की अक्कासी है ये स्टेटमेंट कि आप छुपके से इन्वेस्टिगेशन करते, छुपके से सजाएं देते, बेइज्जती ना करते। मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान 72 साल से बर्बाद इसलिए हुआ है, बर्बाद ऐसे पोलराइज कर रही हैं और मैं बहुत होल्ड बैक कर रहा हूं और मैं अब होल्ड बैक मत होल्ड बैक करें सर, मेरी बात तो होने दें। आप मत होल्ड बैक करें, आप बिल्कुल मत होल्ड बैक करें सर, आप पुरजोर इसकी मुखालफत करें। मैं सिर्फ ये आप मुझे बताइए कि ये जो नुकसान हुआ है PIA को, कौन है इसका जिम्मेदार? और वो जो जाली लाइसेंसेज नहीं निकले, इसका जवाब ये ग्राउंड हो गई है, कौन है? जाली लाइसेंसेज जो थे उसमें उनका कि ये जो DG सिविल एविएशन के लेटर का हवाला दे रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, कि जिसमें कहा गया कि जी लाइसेंसेज जो हैं वो ठीक है। जो ओमानी DG सिविल एविएशन रेगुलेशंस को खत लिखा गया और बाकी 9 ने भी पूछा था, और साथ में कह रहे हैं वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा था 262 पायलट्स के जो लाइसेंसेज है वो मशकूक है। वो तो कहा था फ्रैंकली। अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने कहा है कि 28 पायलट्स के जो लाइसेंस है मनसूख। वो कहते हैं कि अगर ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स ना आती तो जग हसाई ना बनती। नुकता शायद ये एब्सोल्युटली नॉट, ये बिल्कुल गलत बात है। कोरिया के साथ ये हुआ था, कोरिया में एग्जैक्टली यही मसला था कि सीनियर पायलट होता था, जूनियर को पायलट होता था। उनके एक साल में जब 8 से ज्यादा डोमेस्टिक क्रैशेस और इंटरनेशनल हुए, उन्होंने इस पे ग्लोबल एक इन्वेस्टिगेशन कराई, उसकी रिपोर्ट्स उन्होंने इशू की। क्योंकि कोरिया में साउथ कोरिया में एक बहुत ही कल्चर है रिस्पेक्ट का कि बड़े को आपने जवाब नहीं देना, चाहे वो आपको गालियां दे रहे हो। आपने हमारे कॉकपिट की वीडियो सुनी होंगी पाकिस्तानी पायलट्स के अपने जूनियर्स को गालियां दे रहे हैं। आज अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट आएगी समाज टीवी पे कि ड्रंक पायलट्स को अरेस्ट किया गया है DG के दफ्तरों में। ये जी PIA एक दिन में खराब नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट्स की अब बात नहीं है, ये उससे बड़ी बात है। PIA आपकी जिंदगी का मुहाफिज है। PIA सिर्फ आपको एक जगह से कोई टैक्सी सर्विस तो करीम तो नहीं है ना कि 1 to 2 प्लेस आपको ले जाए। अभी 97 लोग की अमवात हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? लोग उसको देख ही नहीं रहे। कौन है उसका जिम्मेदार? हुकूमत में वो उसको कोई नहीं देख रहा। वज़ीर आज़म साहब वो जहाज नहीं चला रहे थे, उसके जवाब में हमने इन्वेस्टिगेशन की। मुसद्दिक साहब आप बोले या मैं बोलूंगी, दोनों तो नहीं बोल सकते ना।
चलिए ठीक है, मैंने क्योंकि चला जाना है, मुझे इन्होंने कहा था जी आप पहले बोल रहे हैं। बस सर वैसे भी 1 मिनट है हमारे पास, मुसद्दिक साहब आप अपनी बात करें, हमने वाइंड अप करना है जी। प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना मैं अगर मेरे पास वक्त होता तो पूरे प्रोग्राम में आता। इन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बुलाया। जी मेनी थैंक्स, आप आए थे शॉर्ट नोटिस पे, आपका शुक्रिया। आप बताइएगा, बात अपनी मुकम्मल की, फिर शानदाना साहब, फिर हम इस सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे। जी सर, वो कह रही है कि ये PIA की जो है, ये कोरिया में भी ऐसी मिसाल थी और उन्होंने इंटरनेशनली इसका ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन की थी और मामले की छान पटक की थी, तो इस पर क्या बुराई है अगर पायलट्स नहीं, कौन छान पटक से इनको रोक रहा है? मैं इनको कह रहा हूं कि ये जो पायलट्स की बात कर रहे हैं, ये खत इनके पास 1 साल से पड़ा हुआ था, ये लोगों की जान से खेल रहे थे। अच्छी बात है मुसद्दिक साहब, सेनेट में आप बैठे हुए हैं, आपके मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था। आप हमारे 5 साल गिन रही है ना, आपको भी 2 हो गए हैं। तो ये जो लोग गिरे हैं जहाज में, ये हमारी हुकूमत में गिरे हैं। तो किसने रिजाइन किया है? कहाँ है वो इमरान खान जो कहता था कि वजीर आजम को रिजाइन कश्ती डूबने पे कर देना चाहिए? वो किधर है वजीर जो रोज रेलवे के अंदर आग लगती है और रेलवे जो एक दिन इसका जवाब दें कि कोई इसका, तो कहाँ गए हैं वो वजीर? जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। यानी आज भी जो टकरें आप मार रहे हैं, जो जहाज आप गिरा रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, आपने ट्रिगर कर दिया मुसद्दिक साहब ने कहा, वो तो अच्छा कमेंट करना चाह रहे थे। तो पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। अगर टकरें आप मारे ट्रेन की तो पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। बताएं, अगर आप लोगों को आग लगा दें जहाज उड़ा के तो पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। अगर पायलट के लाइसेंस आपके पास 1 साल से पड़े हुए हैं और आपने कुछ नहीं किया तो पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। बताइए, ये बड़ी खास बात है। जी बताइएगा। मुसद्दिक साहब आपके ही दोस्त हैं, आपके साथ सेनेट में बैठे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, आप उनसे पूछे उनके 5 भाई PIA में कैसे गए, तालबा में गए? हुकूमत है इस वक्त की, वो मुशाहिदुल्लाह हुकूमत है इस वक्त, वजीर है। वो बताए ना, व्यूअर इन द गवर्नमेंट, ये तो उनकी बात है। अगर मुशाहिदुल्लाह साहब उनकी तहकीक करें ना, मैं इमरान खान के 5 भाई PIA के में ना मेरे PMLN के, ठीक है? पहली बात PLN के नहीं, तो फिर इसका हल क्या? ये बताइए। मैं बताती हल क्या। आज जो हुआ काबीना में जो हुआ कि 28 पायलट्स की लाइसेंसेस को मंसूख कर दिया। क्या वो जाली थे, वो नकली थे? प्राइम मिनिस्टर की और हवाबाजी के मिनिस्टर की बात सच निकली, वो जहाज उड़ाने के काबिल नहीं थे। जो अंदर की खबर है, अंदर की खबर कि 45 लाख रुपए मिस्टर 10% ने लिए हैं, वो कह रहे हैं 45 लाख हमने उस जमाने में, आज से 10-12 साल पहले दिए, तो तब हमारी हुकूमत थी। चले नहीं, तो आप किसकी हुकूमत है? अभी लेकिन आप मुसद्दिक साहब को रुकते हैं कि जाली आपके पास एक ठीक है, अब आपको इसका तहकीक करनी चाहिए। जो जहाज क्रैश कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? उसकी आप तहकीक, उसकी जिन्होंने हायर किया जी वही जिम्मेदार है, जिसने उन पायलट्स को लगाया, जाली लाइसेंस दिए, वही जिम्मेदार है। चले, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। तो आप वापस चले जाइए ना। आप किसी चीज के जिम्मेदार नहीं, आप महंगाई के जिम्मेदार नहीं। जी डॉक्टर साहब, वक्त हमारा खत्म हुआ जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। PMLN के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक साहब, शानदार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन कर मुख्तलिफ नुकात पर हुकूमती नुक्ता नजर दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से ईरान में जो चाबहार बंदरगाह को एक रेल का नेटवर्क बनाना था और ज़ैदान से जोड़ने का जो मंसूबा था, उस पे ईरान ने भारत को अलहदा कर दिया, ऐलान कर दिया कि भारत इसका पार्ट नहीं होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान और चीन के ताल्लुकात में भी कुर्बत पाई जा रही है। इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हमारे पास महदूद है, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं अहमद कुरैशी साहब के, नोटेड एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवार। अहमद बताइएगा, ये जो डेवलपमेंट हुई है कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि जो भारत पहले पार्टनर था और उन्होंने कमिट भी किया था कि वो इस पे फाइनेंस भी करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज और सर्विसेज भी देंगे, ईरान ने अलहदा कर दिया और कहा वो खुद इस रेल नेटवर्क को बनाएंगे, चाबहार पोर्ट पे जो रेल नेटवर्क है और ज़ैदान से मिलाएंगे। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? बिल्कुल अनवर, मैं बहुत क्विक बात करूंगा। ये सिग्निफिकेंट इसलिए जरूर है कि बहुत पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया और ईरान, और उनमें एक इख्तिलाफ हो रहा है इस वक्त, तो इस हवाले से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये इस हवाले से सिग्निफिकेंट नहीं है, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि ईरान ने शायद इंडिया को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। तो चाबहार में इंडिया मौजूद है अभी, लेकिन उससे एक मुल्हका प्रोजेक्ट है जो रेलवे का है, उसमें जो है वो इशू पड़ा है। तो ये सिग्निफिकेंट बिल्कुल है, बहुत अहम है, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि ईरान और इंडिया के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी पैदा हो रही है। ईरान ने कहा है अभी कि हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे, इंडियंस जो हैं वो प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। रेलवे का प्रोजेक्ट जो है, जो चाबहार को जाहिदान शहर से कनेक्ट करेगा, जाहिदान जो है वो फिर करीब है अफगानिस्तान बॉर्डर से। लेकिन इंडियन जो सोर्सेज हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की सोर्स, आप नोट करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई कमेंट किया नहीं है और बड़े क्वाइट हैं। लेकिन धीमे अंदाज में वो उन्होंने ये लीक जरूर किया इंडियन मीडिया पे
कि हम वापस आ जाएंगे और हम अभी हमारी जहां तक हमारा ताल्लुक है हम अभी निकले नहीं हैं। तो एक तो ये इशू है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दो मुल्कों में हो रही है, ये सिग्निफिकेंट है। इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस अभी वहां उस सिग्निफिकेंस पे शायद नहीं पहुंचा जहां हम कहें कि चाबहार में इंडिया का जो रोल था वो खत्म हो गया है। लेकिन शायद ये शुरुआत है, तो इसलिए भी हम देख रहे हैं। तीसरी बात जो आपने चीन की बात की है कि इसका क्या चाइना से कोई ताल्लुक है, ये भी अभी देखने वाली बात है। इसमें बड़े कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या इसका कोई लिंक है? हो सकता है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो गया ईरान और चीन के दरमियान। लेकिन जो ईरानी हुकूमत और चाइनीज हुकूमत की जो सोर्सेज है, उनकी मीडिया, उनकी रिपोर्टिंग, उस पे कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है वो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा नहीं है, कोई कह रहा है वो प्लान है। तो अभी क्लैरिटी इस पे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यकीनन जैसे आपने कहा है कि कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। उसकी शुरुआत ये रेलवे प्रोजेक्ट है जिसमें ईरान ने कहा है, ये तो कंफर्म्ड है कि उस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल दी। ये आपने ये भी क्लियर किया कि चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के हवाले से भी भारत को अलहदा नहीं किया गया। चाइना और ईरान के करीब आने की वजह आपकी नज़र में क्या है? जाहिर बात है, हमारे इल्म में है कि सीपैक जो है वो एक ज़बरदस्त वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का और एक गेम चेंजर है। कल ही भाषा डैम का तामीर का जो है मामला है उसको वज़ीर आज़म ने देखा, वो भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। क्या चाइना का इस रीजन में बढ़ते हुए रोल को आप देख रहे हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? अगर एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर चीन और ईरान करीब आते हैं और उनके दरमियान एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पैक्ट हो जाता है। अच्छा, ये अनवार अभी ये बहुत इसमें इफ्स एंड बट्स हैं अभी बहुत सारे, तो इसलिए अभी हम इस इफ एंड बट्स को इतना क्या जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त एक ही मुल्क है दुनिया में जो ईरानी तेल खरीद रहा है और वो चाइना है सैंक्शंस की वजह से। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक कुर्बत चाइना चाहेगा कि कोई इंप्रेशन दे वेस्ट को, बिलखुसूस अमेरिका को इस वक्त, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है चीन पे, तो वो दिखाना भी चाहेंगे, चाइना भी दिखाना चाहेगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे अमेरिका खुश नहीं होगा। तो सब दिखा रहे हैं। ईरान जो है वो भी वेस्ट को और अमेरिका को दिखा रहा है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ये सलूक कंटिन्यू रखा जो सैंक्शंस ईरान पे किए हुए हैं और ईरान न्यूक्लियर डील को जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो हम भी चीन की तरफ जा सकते हैं। सब अपने अपने फायदे जो है इसमें देख रहे हैं। तो अब ये सब पैगामात भेज रहे हैं एक दूसरे को। चीन अमेरिका को भेज रहा है, ईरान अमेरिका को, ईरान इंडिया को, इंडिया। तो ये बड़ी जबरदस्त एक गेम चल रही है। अभी ये कहाँ सेटल होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, इसके असरात क्या होंगे? मेरे ख्याल में हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या सीपैक का जो रोल है बेल्ट एंड रोड में, वो तो बहुत स्टैब्लिश्ड है, तो वो बियॉन्ड डिस्कशन है। वो उसमें अब ये आगे चल के क्या होता है, इसमें बेनिफिशियल, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छी बात है अगर चाइना और ईरान जो है स्ट्रेटेजिक पैक्ट करते हैं और ये पूरे BRI एक्सपेंड होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी बहुत अर्ली है अनवार इस पे बात करना। उसकी वजूहत क्या है वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये है कि अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हम श्योर नहीं हो सकते। पैगामात और मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक गेम शुरू हुई है, देखते हैं कहां खत्म होती है। अच्छा, ये जरा बता दीजिएगा, कुलभूषण यादव को आज सेकंड टाइम कौंसलर एक्सेस दी गई। आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा, आप इस इनिशिएटिव को, इस जेस्चर को कैसे देखते हैं? और वजीर खारजा साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि उन्होंने इंकिशाफ किया कि जो 2 भारतीय सफारतकार आए वो कोई मुलाकात के मूड में नहीं थे। ICJ का ये फैसला है, इसको पाकिस्तान ने ऑनर किया। हाउ डू यू सी इट? उनका पाकिस्तान ने जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हमारी कमिटमेंट थी ICJ के साथ और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, वो पाकिस्तान ने पूरी की है। तो पाकिस्तान ने ये पूरा कर दिया। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इंडिया जो उनकी अभी मीडिया कवरेज कर रहा है और जो वो लीक कर रहे हैं, लग ये रहा है कि इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता रहा है कि हमें हमारे डिप्लोमेट्स को अकेले बैठने की इजाजत दी जाए कमांडर यदव के साथ। तो जब तक पाकिस्तान कमांडर यदव के साथ इंडियन डिप्लोमेट्स को अकेले बैठने नहीं देगा, तो ये इंडियंस शोर मचाएंगे। नुकसान जो है वो समझते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनका बंदा पकड़ा गया है, तो अब शोर मचाओ और कंट्रोवर्शियल करो हर चीज को। हम जो अच्छा काम करेंगे हमें पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए, और हम बता रहे हैं। और बहुत अच्छा पाकिस्तान गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। लेकिन हम ये भी बताएं कि इंडिया इस वक्त ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया का वो ये है
कि कंट्रोवर्शियल करें। जो इकदाम अच्छा हम उठाएंगे, उसकी वालदा को लेकर आएंगे, उसकी बीवी को लेकर आएंगे। इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाना है, चप्पल चेंज कर दी, मिलने नहीं दिया, दो बंदे खड़े हुए थे उसको डरा रहे थे। तो इस तरह की वो जो अच्छा काम हम करेंगे, जो एक्सेस देंगे, इंडिया का इस वक्त एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है कंट्रोवर्शियल बनाना। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी इंडिया क्रिएट करेगा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर इंटरनेशनल लॉ और अंडर वियना कन्वेंशन, वो पूरी की है इसके अंदर। अब देखते हैं कि इंडियंस इसको मजीद कंट्रोवर्शियल बना के कहां लेकर जाते हैं। नुकसान वो समझते हैं कि जितना वो कंट्रोवर्शियल इस केस को बनाएंगे, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगी। शायद लीगली किसी हद तक जा भी सकती है, लेकिन बंदा हमारे पास है और फैसला पाकिस्तानी कोर्ट ने करना है। बाकी वो डिप्लोमेसी और मीडिया मैनेजमेंट और कैसे होती है और इंप्रेशन क्या देते हैं, वो आगे चल के देखें। टुवर्ड्स द एंड, चूंकि आप बड़ी स्ट्रांग वॉइस हैं फॉर कश्मीरी, तो अहमद कुरैशी में आपसे जानना चाहूंगा, 19 जुलाई को हम यौम इलाके पाकिस्तान भी मनाते हैं। उस डे हम पूरी ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं। कश्मीर में जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं, आपकी क्या राय? अब तो अगस्त आने वाला है, पूरा साल हो जाएगा। 5 अगस्त को लॉकडाउन वहाँ पर जारी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो 3 साल बच्चे आयात के साथ वाकया हुआ, उसके नाना जान को गोली मार के उसके सामने शहीद किया गया। अभी पिछले दिनों बुरहान वानी की बरसी मनाई गई। कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ज़मीर को झंझोड़ने में कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान या कश्मीरी डायस्पोरा? अनवर, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 1 साल के अंदर और पिछले 4 सालों के अंदर 2016 से इंडिया के साथ इस वक्त जो इक़दाम इंडिया ने कश्मीर में उठाए हैं, एक मुल्क नहीं है, उनके इतने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इतने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, एक कंट्री नहीं है दुनिया में जो एक्सेप्ट और रिकग्नाइज करती है ऑफिशियली कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया है या एनेक्सेशन सही है। नंबर 1। नंबर 2, 60 ईयर्स के बाद पहली दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए हैं। परमानेंट जो अराकीन है, बरतानिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जो है इनमें से किसी ने जो है वीटो नहीं किया। ये पहली बार हुआ है। इंडिया, अमेरिकी सदर ने जो है कई दफा जो है मीडिएशन ऑफर करके ये कम से कम साबित कर दिया। हम चाहते हैं कि वो आगे अमेरिकी हुकूमत और आए, लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर करी, उन्होंने दुनिया के सामने, अमेरिकी सदर ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है। जबरदस्त शिकस्त है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। मीडिया, आपको पता है कि इंटरनेशनली इस वक्त वो लोग जो कश्मीर से भागते थे, कश्मीर पे बात नहीं करना चाहते थे, के वर्ड उनके करीब आप ना लेकर आते, वो इस वक्त कश्मीर पे बोल रहे हैं। जापानीज मीडिया बोल रहा है, वेस्टर्न अमेरिकन मीडिया बोल रहा है, ब्रिटिश है, वो लोग जो कभी नहीं बोले पहले। तो ये बहुत, इंडिया बहुत बैकफुट पे है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंडिया को हल की तरफ, वो अभी वो बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अहमद कुरैशी फॉर अ क्विक एंड अ वेरी एलोकेंट एनालिसिस ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस व्यूअर्स। ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने मुल्की मामलात और जो हमारे खारजी इश्यूज हैं उस पर भी बात की। ये आज के लिए यही कुछ। आप फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे ज़रूर आज़ेग इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही। तो आपसे पीर को मुलाकात होगी 10:05 पर। तब तक सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्सनल टीम को PTV इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।